बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आतिफ वकास मलिक, लेक्चरर इन फ़िज़िक्स, कुर्तबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, आपको मेडिकल का फ़िज़िक्स के इस वीक नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 में वेलकम कहता हूँ। पिछली क्लास में हमने एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स पढ़े थे बीटा पार्टिकल्स की। इस क्लास में हम बात करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स की कि किस तरह अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है अपनी एनर्जी जो है कंज्यूम करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं जब ये किसी मैटर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किसी जो है मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, किसी मीडियम के अंदर पास होते हैं, तो इनकी एनर्जी किस तरह यूटिलाइज़ होती है, किस तरह ये एनर्जी लॉस करते हैं और इसका रेंज क्या होता है, रेंज और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि किस तरह ये एनर्जी आगे ट्रांसफ़र करती है। फिर उसको हम कंपेयर करेंगे प्रीवियस केस के साथ, बीटा डीके के साथ, यानी बीटा की एनर्जी रेंज रिलेशनशिप के साथ कि यानी बीटा जो है इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या पॉजिट्रॉन हो सकते हैं, आप जानते हैं। बहरहाल हम अगर देखें, सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिस पार्टिकल के हम रेंज फाइंड करना चाहते हैं या उसका एनर्जी लॉस मैकेनिज़्म मालूम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसकी एनर्जी तो मालूम हो कि भाई उस पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी है कितनी। बीटा पार्टिकल्स के केस में आप लोगों ने नोटिस किया था कि बीटा का एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होता है, उसकी एनर्जी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, बल्कि डिफरेंट एक रेंज ऑफ एनर्जीज हो सकती है। और उसका रीज़न भी हमने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में या उससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्यों बीटा पार्टिकल्स का जो है वो एनर्जी स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, तो वंस अगेन मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, आप लोगों ने न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि बीटा डीके किस तरह होता है और एक बीटा पार्टिकल की जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, यानी एनर्जी जो है जितने बीटा, सॉरी मैं अल्फ़ा पार्टिकल की बात करूँ कि अल्फ़ा डीके किस तरह होता है, आप लोगों ने ये भी मेडिकल फिज़िक्स में पढ़ा है। अल्फ़ा पार्टिकल जनाब जो है हमारे पास आप जानते हैं कि 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की कम्बिनेशन होती है, जिस तरह हीलियम का न्यूक्लियस। और ये जो है मुख्तलिफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आलमोस्ट 200 से ग्रेटर जो जिनका मास नंबर होता है, तो उनमें जितने हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल की सोर्सेज हैं जिनसे अल्फ़ा पार्टिकल डिके होता है, इमिट होता है, वो अमूमन सारे तकरीबन 210 और उसके आसपास हैं या आर ग्रेटर। तो तकरीबन जो 200 से अबव मास नंबर वाले अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, वो उनमें से अल्फ़ा डीके मुमकिन हो सकती है, या इवन 209 से ज़्यादा वाले। तो इसमें यहाँ पर मैंने कुछ एक ग्राफ आपके साथ शेयर किया है और इसमें आपको 4 मुख्तलिफ़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स से निकलने वाली बीटा पार्टिकल्स की इंटेंसिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि जूँ जूँ हम आइसोटोप्स या यानी सोर्सेस चेंज करते जाते हैं, एनर्जी चेंज होती जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये एनर्जी राउंड अबाउट सम 900 है, 4900 है, और फिर ये जो है आलमोस्ट 6000 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब है, यानी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली इसको देखें तो ये कोई एनर्जी है राउंड अबाउट 6.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये देखें ना, डिफरेंट मटेरियल से निकलने वाली
अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है। और आप इस बात को भी नोटिस में लाएँ, अगर आप इस बात को भी नोट करें कि इंटेंसिटी एक ख़ास पॉइंट पर शार्प पीक हमें मिल रहा है, यानी जितने भी बीटा पार्टिकल्स निकल रहे हैं ये उनकी इंटेंसिटी को शो कर रहा है। ये 3200 के आसपास, या फिर इसका जो है राउंड अबाउट 2500 है, और इसका जो है 4000 है, राउंड अबाउट ये 3600। तो ये डिफरेंट इंटेंसिटीज़ जो हैं, अब जितने भी इस मटेरियल से फॉर एग्ज़ाम्पल इस PO209 से जितने अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तकरीबन सभी इसी एनर्जी के हैं। सिमिलरली इस PU239 जो आइसोटोप है उससे जो निकले हैं तो उनकी भी सबकी तकरीबन एनर्जी एक जैसी है। तो इंटेंसिटी अगेंस्ट अल्फ़ा एनर्जी फॉर 4 आइसोटोप्स ये आपको नज़र आ रही है। नोट दैट द लाइन विड्थ इज़ नैरो एंड द फाइन डिटेल्स कैन बी सीन। तो from left to right the peaks are due to 209 PO, 210 PO, 239 PU, 241 AM. The fact that isotopes such as 239 PU and 241 AM have more than one alpha line, ये जो स्मॉल छोटी छोटी लाइन इसके साथ नज़र आ रहा है, it indicates that the nucleus has the ability to be in different discrete energy levels. तो एनर्जी जो वो न्यूक्लियस जो है ख़ुद मुख्तलिफ़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स में मुमकिन हो सकती है, जिसकी वजह से उनसे निकलने वाली जो है पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स की एनर्जी भी कुछ पार्टिकल्स राउंड अबाउट 500 इंटेंसिटी के कुछ पार्टिकल्स जो हैं ये उनकी वो भी इसी एनर्जी के डिफरेंट एनर्जीज़ की उनके साथ एमिट हो रहे हैं। यहाँ पर ये बात मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि आप लोग ज़रा जाएं और आप देखें कि बीटा अल्फ़ा पार्टिकल किस तरह इमिट होता है किसी न्यूक्लियस से, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसकी एनर्जी क्या है। ये ऑलरेडी आप न्यूक्लियर फिज़िक्स में पढ़ चुके होंगे। और इसमें बड़ी हैरतअंगेज़ बात भी है कि अल्फ़ा पार्टिकल जिस एनर्जी के साथ वहाँ पर ट्रैप होता है वो होती है राउंड अबाउट 25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मज़े की बात ये है कि ये जो इमिट होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी 2 से लेकर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। तो फिर किस तरह ये इमिट हो जाती है, तो क्वांटम टनलिंग ज़रा चेक कर लें कि क्वांटम टनलिंग क्या होता है और किस तरह अल्फ़ा पार्टिकल जो है किसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई से इमिट होता है। वैसे ये फिर ऑफ द टॉपिक हो जाता है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में आप लोग ज़रा पढ़ें। हमारा कंसर्न यहाँ पर अल्फ़ा पार्टिकल की एमिशन नहीं है बल्कि उसकी इंटरेक्शन है मैटर के साथ। मेडिकल फ़िज़िक्स में उसको फिर यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हाउ अल्फ़ा पार्टिकल्स इंटरेक्ट, हाउ रेडिएशंस इंटरेक्ट विद मैटर्स, with human body, with air and with other media. अच्छा, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं आप जानते हैं कि उनका लीस्ट पेनेट्रेटिंग पावर होता है सारे रेडिएशंस में से, चूँकि ये लार्जर इन साइज़ होते हैं और ये हवा में भी कुछ सेंटीमीटर तक जा सकते हैं। टिश्यू में भी जो है ये कुछ माइक्रोन तक यानी 10-6 मीटर माइक्रोमीटर्स या 10-4 सेंटीमीटर्स रेंज उसका एक होता है मीन रेंज और कुछ एक्सट्रापोलेटेड रेंज है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो यहाँ पर जूं जूं एब्ज़ार्बर की थिकनेस बढ़ती है आप देख रहे हैं कि 1 रिलेटिव काउंट रेट जो है 1, इस पर ये थ्रू आउट कांस्टेंट रहता है। हम एब्ज़ार्बर की थिकनेस बढ़ाते जा रहे हैं और कोई खातिर खा कमी नहीं आ रही।
इस पॉइंट पर पहुंचकर ग्राफ में डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। और शार्पली फिर भी ये जो रीजन है ये थोड़ा सा यहाँ इस रीजन में मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ ताकि आपको क्लियर, ये जो रीजन है ये एक्सट्रापोलेटेड यानी एस्टिमेटेड रीजन है। इससे पहले एक्सपेरिमेंटली फैक्ट वो फाइंड हो चुका है, लेकिन आगे जो है दैट इज़ एन एस्टिमेट, ठीक है। सो देखें वंस अगेन आपने अगर एब्जॉर्प्शन उसका रेंज फाइंड करना है तो आप उसके सामने डिफरेंट शीट रखते हैं, कोई एब्जॉर्बर रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप एब्जॉर्बर की थिकनेस बढ़ाते जाते हैं और फिर आप देखते हैं कि उधर कर्व जो है या रेडिएशंस के काउंट में कमी आती रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यह कर्व ड्रा किया है। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स का रेंज, इस कर्व को देखते हुए कुछ एम्पेरिकल इक्वेशंस हम बना सकते हैं। देखिए एम्पेरिकल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होते हैं जो किसी डेटा को देखकर हम उस डेटा को यानी जस्टिफाई करने के लिए लिख लेते हैं। दे नॉट ऑलवेज हैव सम fundamental or physical background or derivation. They do not necessarily have the derivation. We just write these formulas and we just deduct these formulas from experimental curves. So if you look at the alpha particles absorption curve और जो है इसकी रेंज की अगर आप उसका एम्पेरिकल फार्मूला देखें तो इट इज़ 0.56 टाइम्स ई. So R is in centimeters and E is in mega electron volt. But this relation is true if the energy of alpha particles is less than 4 mega electron volt. And if the energy is more than 4 mega electron volt but less than 8 mega electron volt, then you should use the equation R is equal to this equation 1.24 times E minus 2.62. These are empirical formulas. Once again, I am reminding you that they do not necessarily have some derivations, but these are just the formulas which satisfy the curve obtained in experiments. And I would suggest you your reference book which I have shared with you people already, and that is the Introduction to Health Physics by Sember. And look at these topics in that book. There you would find वहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ इससे डिफरेंट फार्मूले भी आपको कुछ मिल सकते हैं, बट you do not need to worry about them because these are just empirical formulas and these are suggested by different people looking at the spectrum, looking at the graph, looking at the experimental data obtained. So in case of energy of alpha particles between 4 and 8 mega electron volts, you have to use this equation 1.24 times E minus 2.62. E is once again in mega electron volt and R is in centimeters. Uh, for range of alpha particle in air at standard temperature pressure means 0 Celsius and 760 millimeter, this is the situation. And empirical equation for alphas in other media, if we are going to use if you are going to check the range of alpha particle in some other materials, in aluminum for example, or in human body, or in something other than air, then we would use the following formula, and that is R
sub m equals 0.568 times 1 by a raised to the power 1 by 3, where a is atomic mass number of the medium, absorber medium, and Rm is in milligrams in per centimeter square. It is range. Now this time range of alpha particle in air is in centimeters. Okay, then अल्फ़ा पार्टिकल्स अपनी एनर्जी कैसे लॉस करते हैं, उनके एनर्जी लॉस मैकेनिज़म्स। देखिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स दो तरह की ख़ास तौर पर इंटरेक्शंस कर सकती है। एक तो कूलम स्कैटरिंग कर सकती है। जाहिर है अल्फ़ा पार्टिकल हैवी भी है और उस पर चार्ज भी है, तो ये या तो जो है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्कैटरिंग करेगा, इंटरेक्शन करेगा, और या फिर न्यूक्लियस के साथ, उसकी टारगेट के न्यूक्लियस के साथ इसकी इंटरेक्शन होगी। तो ओनली सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म जो है इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रॉन इन अब्जॉर्बिंग मीडियम, एंड अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, अगर उसकी स्पीड कुछ कम होगी तो इंटरेक्शन कर पाएगा। और यानी उसका जो पीक आएगा वो अमूमन लोअर स्पीड्स के करीब करीब होगा उसके आयनाइजेशन का। देखिए, वजह ये है ना कि जब ये उसकी स्पीड ज़्यादा होती है ना, तो इसको इंटरेक्शंस के लिए टाइम कम मिलता है। तो बुनियादी तौर पर वो फिर चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव भी है और चार्ज भी है और हैवी भी है, तो इसकी आयनाइजेशन एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसकी जो इंटरेक्शन का जो मेन मैकेनिज़्म है दैट इज़ आयनाइजेशन। और ये जो है जब किसी मटेरियल के अंदर जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है आयनाइजेशंस काज करता है, और वो फिर इसकी एनर्जी पे डिपेंड करता है। वो सारी एनर्जी एक ही साथ नहीं देता, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो एक ट्रैक सा बनाता जाता है, और उस ट्रैक के रास्ते में आयन और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स बनते जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव जो है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव बनाता जाता है जहाँ से ये पास होता है। और इसी तरह जहाँ जहाँ से ये पास होता है, ये वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की पेयर्स बनाता जाता है और यूँ आगे बढ़ता जाता है। तो इसका ट्रैक काफ़ी तो उसका जो लाइन होता है ट्रैक तकरीबन स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, ओनली स्मॉल एनर्जी ट्रांसफ़र अकर्स एट ईच इंटरेक्शन। चूँकि जितने इलेक्ट्रॉन्स बहुत छोटे होते हैं, ये काफ़ी बड़ा होता है, तो ये हर इंटरेक्शंस में थोड़ी सी एनर्जी देता जाता है और आगे जाता है। रिजल्ट इन एक्साइटेशन आयनाइजेशन ऑफ एब्जॉर्बर एटम, जैसा कि बात की है, या तो एक्साइट करेगा या जो है उसको आयोनाइज करेगा। ऑन एवरेज अल्फा लूजिस 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर आयन पेयर। तो अगर उसके पास एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है और ये सिर्फ 35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन पेयर करेगी, तो ये बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन काज करेगी। लेकिन वो भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो किस मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट हुआ है। ज़ाहिर है हर मटेरियल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक जैसी एनर्जी तो नहीं चाहिए होगी, तो इसलिए उस पर डिपेंड करेगी। बिकॉज ऑफ हाई चार्ज एंड लो वेलोसिटी, specific ionization is very high, path is almost straight, energy loss is essentially continuous। यानी ये कंटिन्यूस एनर्जी लॉस करता जाता है और आयनाइजेशंस करता जाता है। अगर हम इसको कंपेयर करें बीटा पार्टिकल्स के साथ, इलेक्ट्रॉन्स के साथ या पॉजिट्रॉन्स के साथ, तो उनके मुताबिक आप जानते हैं कि दे लूज़ energy almost continuously as they slow. They can lose large fraction of energy in single collision with the atomic electron। चूँकि वो खुद छोटे होते हैं और अपने ही साइज़ के किसी इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे, तो जाहिर है उनकी ज़्यादा तकरीबन एनर्जी इस्तेमाल हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मास कम होता है। यानी उनका स्ट्रेट पाथ नहीं होगा, जिगजैग पाथ होगा बीटा पार्टिकल्स का।
और दूसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड थ्रू लार्ज एंगल डिफ्लेक्शंस बाय न्यूक्लियाई, जैसा कि आप लोगों ने ब्रैम-स्टारलंग इफेक्ट पढ़ा है, यानी प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस एक्सरेज, कि किस तरह एक हेवी न्यूक्लियस के करीब से जब बीटा पार्टिकल गुजरता है तो उसको स्टॉप कर देते हैं और ब्रेकिंग रेडिएशन इमिट होती है, इसको ब्रैम-स्टारलंग कहते हैं, and all those things. But in case of heavy charged particles, HCPs, the path is almost straight. एंड द रीज़न इज़ दैट कि जिन चीज़ों के साथ ये कोलाइड करता है या इंटरेक्शन करता है उनका साइज़ इतना नहीं होता है. फॉर एग्जांपल ये अब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ जिनकी इंटरेक्शंस होती है जब ये इंटर होता है पार्टिकल, तो वो इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाते. वो उनका इतना स्मॉल साइज मास होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल. उनका साइज़ कम होता है, सॉरी उनका मास कम होता है, तो इसलिए भी अल्फा पार्टिकल जो है वो तकरीबन स्ट्रेट पाथ में ही रहते हैं और बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन काज करते हैं. चूँकि और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और ये बीटा पार्टिकल्स का ट्रैक है जिगजैग. यहाँ पे देखें ब्रेक पीक जो है, यानी जहाँ पर वो मैक्सिमम उसके आयन पेयर्स बनते हैं, वो अमूमन इस लो एनर्जी वाले उस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स पे ज़्यादा है. रीज़न हमने पीछे बयान की है. ब्रेक पीक वो पीक होता है जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन हो. तो अगर इस एनर्जी के अल्फ़ा पार्टिकल्स हों यानी राउंड अबाउट 1.5, तो वो जो है ऑलमोस्ट 7,000 या 8,000 तक जो है आयन पेयर्स पर मिलीमीटर एयर में जाने पे वो इतने ज़्यादा जो है आयन पेयर्स जनरेट कर सकता है. और ग्राफ जो है एक सैचुरेशन और इसके बाद जो है फिर उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है. ये ऐसा नहीं है कि बाकी एनर्जीज पे वो आयनाइजेशन नहीं करते, लेकिन इस पर्टिकुलर एनर्जी पे उसका पीक आ रहा है. तो जो फार्मूला है इसकी डिराइवेशन ज़रूरी तो नहीं है, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अल्फ़ा पार्टिकल का ये सर्च कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगी आपकी. बट हियर वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन derivation of the formulas. We are just talking about the interactions. We are just taking the experimental data and those formulas which fit that data. Here is the formula for the energy loss of alpha particles per unit length, dE divided by dx, and it's the lengthy formula. Each and every term is defined इसमें जो है 2 pi z square q raised to the power 4. So z is the atomic number, q is the fundamental charge 1.6. आप यहाँ पर e भी लिख सकते हैं. तो nz जो है ये पर सेंटीमीटर क्यूब यानी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द एब्जार्बर इलेक्ट्रॉन, की जिस चीज़ में वो एब्जार्ब हो रहा है, इंटर हो रहा है, वहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. फिर नीचे जो है कैपिटल एम है, ऑब्वियसली इट इज़ द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अल्फा पार्टिकल्स, आयोनाइजिंग पार्टिकल है और ये ग्राम्स में होता है. ठीक. जी टाइम्स क्यू इज़ द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आयोनाइजिंग पार्टिकल. तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि अल्फ़ा पार्टिकल में G2 होता है और Q जो है 2Q उसका चार्ज होता है, या 2E आप उसको लिख सकते हैं.
फिर v इज़ द वेलोसिटी ऑफ फाइनल, ये जो पीछे आखिरी जो टर्म है दैट इज़ द रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। इसके बगैर यहाँ तक भी ये फार्मूला है, लेकिन दैट इज़ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक डोमेन, दीज आर रिलेटिविस्टिक करेक्शंस। बट स्टिल इफ़ अगर आप बात कर रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो दैट इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल, ख़ुद अल्फ़ा पार्टिकल का इमिट होना एक क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। क्लासिकल फिज़िक्स फेल हो जाती है उसको एक्सप्लेन करने में। एंड I hope you already know these things from your nuclear physics. So here you need to apply the modern physics, quantum mechanical approach, and hence the relativistic mechanics. So these are the relativistic corrections in that formula of energy loss for alpha particles. Here I is the mean ionization excitation potential ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम, उस जिस मीडियम के अंदर ये अल्फ़ा पार्टिकल्स गुजर रहे हैं उसकी मीन आयोनाइजेशन है या एक्साइटेशन पोटेंशियल है कि, ठीक है। एयर के लिए यहाँ पर गिवन है 1.38 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 अर्ग्स। So here are some notes on the energy transfer equation. Previous equation appropriate for other heavy charged particles derived the beta from quantum mechanics. ये जो फार्मूला है बेटे ने और इस पे उसको मेरा ख्याल है नोबेल प्राइज़ इस बंदे को मिला था। उसने अल्फ़ा पार्टिकल का, बहरहाल आप सर्च कर सकते हैं ये फार्मूला कहाँ से डिराइव्ड हुआ। मैंने एक लिंक भी आप लोगों के साथ उस यूनिवर्सिटी पोर्टल पे शेयर की है, सो यू कैन चेक इट आउट देयर, बट दैट इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न। वी ओनली नीड टू अप्लाई दीज फार्मूलाज। You need to derive these formulas in nuclear physics particularly, but here not here. And then that's it. So inshallah in next class we will discuss the interactions of gamma rays with matter and the energy loss mechanisms for gamma rays. वो थोड़ा सा फिर लेंथी टॉपिक भी है क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शन मैकेनिज्म्स इन गेमा, तो वो हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।